गुड मॉर्निंग 11th। कैसा पेपर हुआ आपका? आप मिड टर्म तो मॉर्निंग शिफ्ट का तो बहुत ही इजी था, इवनिंग शिफ्ट भी बहुत ही इजी पेपर था। तो फटाफट डिस्कस करेंगे पेपर, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम भी जल्दी आने वाले हैं। तो जो गलतियाँ हुई हैं उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वैसे पेपर बहुत आसान था। 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाना या फिर 70+ मार्क्स लाना इस पेपर में बहुत ही इजी पेपर था, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती तो। और पेपर इतना इजी था कि आप इसको 1 आवर 1 आवर 30 मिनट्स या 2 आवर्स में भी कंप्लीट कर सकते थे। बहुत ही इजी पेपर था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। बिकॉज कोविड की वजह से बच्चों की प्रिपरेशन कम थी, तो इसीलिए एक्सपेक्टेड था ऐसा पेपर। तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं फटाफट बेटा। पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था? फॉर्मूला बेस्ड था। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। अगर आपको याद हो cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। ये फॉर्मूला होता है। तो ये क्लियरली फॉर्मूला लग रहा था यहाँ पे। कुछ बच्चों ने इसको tan 15 की वैल्यू निकालने के बाद सॉल्व किया, तो लंबा हो गया थोड़ा सा, बट अदरवाइज वैसे भी सही हो सकता था। बट उसमें tan 15 की वैल्यू सही नहीं निकाल पाए तो प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज अभी फॉर्मूला लगाते तो देखते कि थीटा यहाँ पे 15 डिग्री है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल आ जाएगा? cos 2 थीटा के इक्वल, यानी cos 2 इंटू 15 डिग्री, यानी ये आ जाएगा cos 30 के इक्वल। और cos 30 की इक्वल वैल्यू तो होती है √3/2। तो ये इसका आंसर हो गया, है ना। बल्कि दूसरा क्वेश्चन और भी आसान था कि इसकी रेडियन मेजर बताओ। तो रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं? किसी भी एंगल को π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने इसको कैंसिल आउट किया, तो 25 को कट किया तो 5, 180 को कट किया तो 36। तो हमारे पास आंसर आ गया 5π/36 रेडियन। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है थोड़े ज़्यादा बच्चों का गलत हुआ, जबकि क्वेश्चन बहुत इजी था। थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इज 4। अब अगर थर्ड टर्म 4 है तो इसका मतलब है ये AR² 4 है, और हमें निकालनी थी फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट। तो फर्स्ट 5 टर्म कौन सी होगी? AR² स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ये लेते हैं, AR³ और AR5 ये लेंगे, बट 4 लेंगे। अब जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे A की पावर 5 आ रही है, और R की पावर जोड़ोगे आप, ऐड करोगे तो 4 3 7 और 2 10 हो रही है। यानी ये इस वाले टर्म की पावर 5 हो रहा है, क्योंकि A5 और R10 को ले सकते हैं ना, AR² की पावर 5 और AR² की पावर 5, तो वैल्यू 4 दी हुई है, तो ये आंसर 4 की पावर 5 आ जाएगा। यानी 2 की पावर 10 1024 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। 4 फैक्टोरियल डायरेक्ट पता है हमें 24 होता है, बट अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 4 × 3 × 2 × 1। तो 4 3 12 इंटू 2 24। कितना इजी क्वेश्चन था। अगला, इसकी रियल वैल्यू के लिए सॉल्व करो। तो पहले 3 को जब आप इधर लाओगे तो ये बन जाएगा 2x इज़ मोर देन 8, x इज़ मोर देन 4। तो x 4 से बड़ा है, तो इसका मतलब कैसे लिखेंगे इसको इंटर फॉर्म में? x की वैल्यू 4 से लेके इन्फिनिटी तक होगी, ठीक है ना। तो 1 मार्कर ऐसे थे कि आप 15 to 10 मिनट्स में इसको ईजिली कर सकते थे। ये है, तो ये कुछ कैंसल आउट तो नहीं हो रहा। तो 2 3 6 हो गया, और बाय 5 और आयोटा² हमारा -1 हो जाएगा। तो हमने इसको लिख दिया -6/5। अब हमें लिखना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आयोटा की तो टर्म है नहीं, क्योंकि आयोटा² तो -1 हो चुका है, तो इसको लिख देंगे -6/5 0 आयोटा। आयोटा की पावर 4, कितना इजी क्वेश्चन था। डायरेक्ट पता है हमें 1 आंसर आएगा, क्योंकि हमने इसकी प्रैक्टिस बहुत की हुई है। बट स्टिल अगर आपको ऐसे करना हो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आयोटा 4 को ले सकते हैं आयोटा² का स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर, यानी 1, और 1 को ले सकते हैं 1 + 0 आयोटा। तो देखिए पहले 5 क्वेश्चन तो कितने ईजी थे। 6 क्वेश्चन, ए की पावर एन जो है, ए एन जो है एनतम 2 की पावर है, 6 तब निकालो। एन ए एन का रिप्रेजेंट का मतलब होता है एनतम। तो 6 तब निकालने के लिए क्या करेंगे? एन को 6 पुट कर देंगे। तो A6 क्या आ जाएगा? A6 आ जाएगा 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 होता है हमारा 64। तो ये हमारा आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार आपने प्रैक्टिस किया हुआ है। √25 को ले सकते हैं हम √25 इंटू √-1 आयोटा। इसको लिख सकते हैं √9 इंटू आयोटा। तो ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 3, और आयोटा आयोटा बन जाएगा आयोटा²। यानी हमारे पास आ गया 15 आयोटा², और आयोटा² की वैल्यू -1 होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा -15, जिसको हम ले सकते हैं -15 + 0 आयोटा।
अब अगले में पूछा था पावर सेट बताइए। तो पावर सेट में हमें ये नहीं बताने थे कितने एलिमेंट आ रहे हैं, हमें पावर सेट बताने हैं इसके। पावर सेट के अंदर हम क्या लिखते हैं, सारे सबसेट लिख देते हैं। तो क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट आ रहे हैं तो पावर सेट में 4 एलिमेंट आएंगे। पहला आएगा 5, फिर आएगा 2, फिर आएगा 5 अलोन, और फिर आएगा 2,5। तो ये हमारे जब सारे सेट लिख दिए, सबसेट लिख दिए एक सेट के अंदर, तो दिस इज कॉल्ड पावर सेट। अब अगला क्वेश्चन था कि यूनिवर्सल सेट बताओ। यूनिवर्सल सेट होता है एक ऐसा सेट बताओ जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं राइट ट्रायंगल के। तो बहुत ईजी था, तो इसको आप लिख सकते थे सेट ऑफ ट्रायंगल्स, क्योंकि सेट ऑफ ट्रायंगल के अंदर सारी पॉसिबिलिटी आ जाएगी, है ना। सेट ऑफ पॉलीगन भी लिख सकते थे, क्योंकि ट्रायंगल एक पॉलीगन ही है, तो उसके अंदर भी सारे आ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आंसर्स हो सकते थे इसके। तो सेट ऑफ ट्रायंगल लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ कह रहे हैं 9 टाइम्स द 9th टर्म एंड 13 टाइम्स द 13th टर्म जो है वो इक्वल है। तो 22nd टर्म बताओ। मैंने अब क्लास में कराया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें इस टाइम की इतने नंबर की इतनी टर्म और इतने नंबर की इतनी टर्म बराबर होती है, तो इन दोनों के सम की जो टर्म होती है, यानी 9 और 13 यानी 22वीं टर्म हमेशा 0 आएगी। आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते थे क्योंकि 1 मार्क था, बट हम इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। कैसे करेंगे, 9 टाइम्स दी 9th टर्म, 9 टर्म को ले सकते हैं a+8d। 13 टाइम्स द 13 टर्म, 13 टर्म को ले सकते हैं a+12d। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9a और 8 9 द 72d, 13a, और ये आ जाएगा 13 दूनी 36, 12 3 कैरी 12 के 15 156d। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सबको एक साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा आपके पास 4a, और 28 और 56, 28 और 56 बचेगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 84। जैसे ही इसको 4 से डिवाइड करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, a+21d, ठीक है। और a+21d तो एक्चुअल में आपकी 22nd टर्म होती है, तो अपने अभी 22nd टर्म 0 आ गई, इसका आंसर आ जाएगा 0। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था हमारा बेटा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल 1/z। बट मैंने इसका एक फॉर्मूला बताया था, दैट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है z 1/z के इक्वल, z बार अपॉन मॉड z का होल स्क्वायर, याद होगा आपको। तो हमने क्या किया, z बार निकाला, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए इसका कॉन्जुगेट निकाला। कॉन्जुगेट होता है आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं, और अपॉन में मॉड z, तो इन इसका जो मॉड आएगा वो आ रहा है 16 + 9, उसका स्क्वायर कर देते हैं। यानी हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 4/25 + 3/25 आयोटा। तो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नहीं तो आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते थे रेसिप्रोकल करके। 11th क्वेश्चन कितना इजी है बताओ। ये तो 9th के क्लास का बच्चा भी बता सकता है कि नेचुरल नंबर <10 कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर <10 कौन से होते हैं, 1 2 काउंटिंग नंबर की बात कर रहे हैं, तो यानी ये आ जाएंगे 1 से लेकर 9 तक। कितना ईजी था। 12th क्वेश्चन, sin π/3 की वैल्यू निकालिए। अब इसको ले सकते हैं, sin π/3 को ले सकते हैं हम 3π + π, ठीक है ना, 4 को, और इसको 3 अलग कर दिया, तो बेसिकली आ गया sin π + थीटा। अब sin π + थीटा, पाई की वैल्यू ये होती है, प्लस करेंगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में चलेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो हमारा आंसर -sin π/3 आ जाएगा, और sin π/3 होता है √3/2, तो हमारा आंसर √3/2 आ जाएगा। अगला देखते हैं 13 क्वेश्चन, a×b निकालना था। कितना इजी क्वेश्चन है a×b। a×b का मतलब पेयरिंग ऑफ a सेट विद b। तो क्या क्या पेयर बन सकता है, 1,3, 1,5, 2,3 एंड 2,5। ये हमारा a×b हो गया। इसका और पार्ट तो और भी इजी था कि दो ये आपके ऑर्डर वेयर में इक्वल है, तो x और y बताओ। तो जब हम कंपेयर करेंगे 3x = 6 हो जाएगा, x आपका 2 आ गया, और इसको जब इससे कंपेयर करेंगे तो x + y हमारा 3 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 पुट कर दी तो y की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई। अब उसके बाद इसका और पार्ट 14 क्वेश्चन था कि sin x की वैल्यू निकालो, cos x ये दे रखा है। तो अगर आप बेटा cos x दे रखा है 4/5, एक तरीका हो सकता है कि sin x को निकाल दो सीधा √1 - cos² करके, नहीं तो ट्राइंगल बना के भी कर सकते। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 3 हो गया। वैसे आप k लगाना चाहिए लोएस्ट फॉर्म में, तो है ना, पाइथागोरस ट्रिपल से 3 आ गया। तो साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3k/5 3/5 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसलिए पॉजिटिव रहेगा। तो साइन x की वैल्यू 3/5 होगी। नहीं तो आप इसको √1 - cos² करके भी कर सकते थे।
जैसे सॉल्व करते तो ये हमारा आंसर आता 3/5, ये भी sin x आ जाता। तरीके बहुत अलग अलग हो सकते हैं। अगला AP की टर्म निकालनी है। देखिए AP फर्स्ट टर्म 1 दे रखी है, कॉमन डिफरेंस 4 दे रखा है, 51 टर्म निकालनी है। 51 टर्म कैसे निकालते हैं? A + 51 - 1D यानी A + 50D। तो 1 + 50 × 4, तो ये आ जाएगा 200 और 1, तो 201 टर्म हमारी हो गई, 201 नंबर हो गया हमारा 51 टर्म। अगला क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, इसको इंटर फॉर्म में लिखो। इक्वल टू नहीं दे रखा, इसका मतलब ओपन ब्रैकेट होंगे, तो अब लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू 2,6 होगा। ये थे हमारे 1 मार्कर। अब देख सकते हैं 1 मार्कर हमने जो डिस्कस करते करते इसको 10 मिनट में कर लिया विद ऑप्शंस। तो आप एग्जाम में तो इसको बहुत ईजिली 5 to 10 मिनट्स में कर सकते थे, ठीक है ना। बहुत ही ईजी पेपर था। ओके, अगला चलते हैं। ये केस स्टडी आई। यहाँ पे लिखा है कि जब एक टेम्परेचर के अर्थ का लिया गया, तो यहाँ पे हमने देखा कि वो जो टेम्परेचर है वो इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि अगर ये रिलेशन 200 से 300 डिग्री के बीच में आ रहा है तो डेप्थ ऑफ एक्स क्या होगा अपन। तो हम कहेंगे इसकी मतलब हम इसको इनइक्वालिटी रखेंगे, तो 30 + 25 × x - 3 जो है वो 300 से लेके 200 के बीच में आ रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको 30 माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 170, और इधर से आ जाएगा 25x - 75, तो +75 कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 25x है। अब ये सेम पहले 30 माइनस किया 270 और -75 उधर जाएगा, तो 270 में 75 ऐड होगा तो 345। अब इसको 5 से कट कर देते हैं, तो हमारा पास आंसर आ रहा है 245/25x = 345। तो x जो होगा वो लाई करेगा 245/25 और 345/25 के बीच में। तो बजाय इसको मैं 25 कट करने के इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, है ना, स्मार्ट मूव। तो नीचे 100 आ जाएगा और ऊपर हमारे को मल्टीप्लाई करके 2 डेसिमल लगा देंगे। तो 20 का 0, 2 कैरी आ जाएगा, या 98 9, ये 980 आ रहा है, डिवाइड करेंगे 9.8, तो 9.8 मुझे, तो ये मेरे पास x आ गया, और इसको सॉल्व कर रहा था यार 13.8, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गई, है ना। अगला क्वेश्चन कितना ईजी था। यहाँ कह रहे हैं किसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, तो पहले 15 गिर जाएगा, तो बन जाएगा -19, तो 13x > -19, तो x हो जाएगा -19/13, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गई। अगला जो क्वेश्चन था वो ग्राफिकल था, बट ना यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ 2 इक्वेशन सेम दे रखा था, बट ना अगर आप ध्यान से देखिए लाइन डॉटेड है, तो हमें पता है जब लाइन डॉटेड प्लॉट करते हैं तो हमारा इक्वल टू साइन नहीं आता। इसका मतलब है हमें इसको ग्राफ को देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी इक्वल टू लगा हुआ है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी इक्वल टू लगा हुआ है यहाँ पे इनइक्वालिटी में, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती, यहाँ भी इक्वल टू लगा है तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती, नॉट इक्वल टू होगा, डॉटेड लाइन है इसलिए। अगला क्वेश्चन कितना इजी है कि x > -5 को कैसे लिख सकते हो। x -5 से बड़ा है, ये कह रहा है x 5 से छोटा है, ये कह रहा है 5 से बड़ा है, और ये कह रहा है -5 5 के बीच में, तो x -5 से बड़ा यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। 5th क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं इसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करोगे, बट यहाँ प्रॉब्लम एक थी कि ना यहाँ दे रखा ये डॉटेड लाइन यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए थी, ये वाले में यहाँ से, तो ये थोड़ा मिसप्रिंट था। तो वैसे क्लियरली यही ऑप्शन है, क्योंकि 30 से 2 पहले 1 यूनिट पहले ही ले रहे हैं, है ना, ये डॉटेड यहाँ होना चाहिए था 32, बट ये बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता, 32 से बड़ा 32, तो यही दिख रहा है आपको ना, तो इसका ऑप्शन डी था। अगली केस स्टडी देखें, बहुत ही आसान थी, और आपको याद होगा हमने डिस्कस की थी प्रैक्टिस में ये केस स्टडी। यहाँ पे कह रहा है कि एक क्लास टीचर ने बच्चों को क्वेश्चन दिया कि 99 से 1000 के बीच में, एक्सक्लूडिंग है मतलब इसके बीच में लेते हैं, कितने 3 डिजिट नंबर आएंगे, और हर डिजिट पे या तो 3 आए या 7 आए। तो हमने कैसे किया था कि इस डिजिट को हम 2 वे में फिल कर सकते हैं, 3 या 7, इसको भी 2 वे में फिल कर सकते हैं, इसको भी 2 वे में, तो टोटल नंबर कितने बनेंगे हमारे पास 8। तो 8 वेज में हमारे 3 और 7 से नंबर बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन था कि अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो तो कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हो, वो तो वैसे ही हमें पता है 900 होते हैं, बट अगर आपको बनाना हो तो हम कहेंगे दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज, क्योंकि 0 नहीं आ सकता यहाँ पे। अगर 0 आ गया तो वो 3 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। यहाँ पे कोई भी 10 नंबर आ सकते हैं, यहाँ पे कोई भी 10, तो 900 नंबर बन सकते हैं 3 डिजिट की। अभी कह रहा है कि कितने नंबर बनेंगे जिसमें डिजिट रिपीट ना हो, तो डिजिट रिपीट ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो हम कहेंगे कि रिपीटेड नहीं चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास 9 नंबर आ सकते हैं। कौन से 9 नंबर? 0 को छोड़ के। अब जो नंबर यहाँ आ गया वो यहाँ के लिए अवेलेबल नहीं होगा, तो यहाँ से 8 नंबर बच गए, और अगले के लिए और 0 यहाँ के लिए अवेलेबल है तो 9, और अगले के लिए आ गए हमारे पास 8, क्योंकि 2 नंबर यहाँ फेल हो चुके हैं। तो ये आ जाएगा 81 इंटू 8। 81 इंटू 8 होता है 648, डायरेक्ट आंसर आ गया। अब कह रहे हैं कि 100 प्लेस पे 7 आना चाहिए। 100 प्लेस पे 7 आना चाहिए, यानी ये प्लेस फिक्स है। यूनिट प्लेस 10th प्लेस 7, यहाँ पे 7 आना चाहिए, यानी ये प्लेस फिक्स है। तो यहाँ पे कोई भी 10 नंबर आ सकते हैं, यहाँ भी कोई 10 नंबर आ सकते हैं, तो 100 प्लेस हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला है कि यूनिट प्लेस पे 0 आना चाहिए, इसको 0 को फिक्स कर देते हैं यहाँ पे, ये 0 आएगा। अब यहाँ पे कोई भी 9 नंबर आ सकते हैं 0 के अलावा, और यहाँ पे कोई भी 10 नंबर आ सकते हैं, तो 90 वेज होंगे। तो इस तरह से हम फर्स्ट सेक्शन को, जो ऑब्जेक्टिव पार्ट था जिसमें 16 1 मार्क करते हैं और केस स्टडी थी, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते थे। ठीक है बेटा, बाकी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, तो इसको जब तक आप रिवाइज कर लेना।